अपने कर्तव्यों संग नारी भर रही है अब उड़ान। अपने कर्तव्यों संग नारी भर रही है अब उड़ान। ना है कोई शिकायत ना कोई थकान, यही है नारी शक्ति की पहचान। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ दीपशिखा दीपू जी मौजूद हैं, जो महिला सशक्तिकरण पे अपने नजरिए को आप सभी दर्शकों से साझा करेंगी। तो आइए मिलते हैं दीपशिखा जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। दीपशिखा जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैडम। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम दीपशिखा दीपू है। मैं बेगूसराय तेघरा आधारपुर की निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट किया है और मैं यहीं से अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर रही हूँ और मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी ज्योग्राफी में। और मैं फिर हिंदी से भी मास्टर करना चाहती हूँ और हिंदी से मैं इसलिए मास्टर करना चाहती हूँ कि फिर मैं हिंदी से पीएचडी भी करना चाहती हूँ। और मैं एक नई सोच की, नई सशक्त विचार को यहाँ पे रखने के लिए आई हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर रोशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जो कि बेगूसराय का एक पहला ये है विचार कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है। अदरवाइज़ बेगूसराय में ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से युवा अपनी बात को रख सके। एंड सेकेंडली, मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ वक्त निकाल के जुड़ रही हैं। बहुत बहुत आभार। और फिर मैं शशांक शेखर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो यहाँ तक मुझे पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। दीपशिखा जी, ये अभी आपने बताया डबल ग्रेजुएशन, ये पीजी कर रही हैं आप, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? डबल मास्टर्स के पीछे उद्देश्य है कि मैं ज्योग्राफी को लेके आगे बढ़ रही थी, बट मेरा धीरे धीरे लेखनी में रुचि बढ़ा और मैंने देखा कि हमारे समाज में मतलब लोग हिंदी को लेके थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो रहे हैं कि हिंदी नहीं आता तो भाई हम बात नहीं कर, मतलब इंग्लिश नहीं आता तो हम बात नहीं कर सकते, हमको कुछ आता नहीं है, तो हिंदी को ना साइड करते जा रहे हैं। तो मैं हिंदी से लेखनी में भी रुचि रखती हूँ, हिंदी से लिखना चाहती हूँ और मैं इसलिए मास्टर्स कर रही हूँ कि मैं आगे चल के हिंदी से पीएचडी करना चाहती हूँ और मैं हिंदी से मतलब कि पीएचडी करके एक हिंदी लेक्चरर बनना चाहती हूँ और हिंदी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, भविष्य में आप अच्छी लेक्चरर बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मुझे पता है कि आप नारी सशक्तिकरण में महिलाओं को सशक्त करती हैं आप जी। तो ऐसा क्या वाकया हुआ जो आप महिलाओं को सशक्त करने में लग गई इतनी कम उम्र में? जी, वाकया कुछ मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, निजी ज़िंदगी से। जी। मैंने लिखा था कि एक दो पंक्ति में लेखनी में रुचि रखती हूँ, इसलिए मैंने लिखा था कि तमन्नाओं की उम्र में मुझे तजुर्बाएँ मिले हैं। क्या बात है। हाँ, क्योंकि मेरा उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, पर जैसे मैंने देखा है कि मैं एक सशक्त विचार की हूँ और यहाँ पे हमारे समाज में, बिहार में, बेगूसराय में, हमारे समाज में लड़कियों को सशक्त विचार का होना एक गुनाहगार साबित कर देता है और मेरे साथ भी ये हुआ। तो मैंने इस पॉइंट को रखा कि भाई अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं? अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो मैं क्यों नहीं? अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं चुप क्यों हूँ मेरे अंदर? और मुझे ना, मैं जब भी अकेले रहती थी, मैं ज़्यादातर वक्त अकेले गुजारा है मैंने, तो मुझे ये फील होता था कि अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं, मुझे दबाया जा रहा है, मैं क्यों दबूं? एक ही ज़िंदगी है, जी के निकल जानी है, तो मैं लोगों को क्यों ना बताऊं? और इसकी सबसे बड़ी उद्देश्य ये है कि पंजाब की लेखिका हिंदी की अमृता प्रीतम से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंदू लड़की हो या मुसलमान, एक भी लड़की अगर मेरी लेखनी से प्रभावित होके अपनी राह को, भटके हुए राह को पा लेती है तो मेरी आत्मा उसके साथ साथ राह को पा लेगी। क्या बात है, वाह। तो मैं भी बस किसी एक को करने की उद्देश्य से आगे बढ़ी हूँ। वाह, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी और बहुत ही अच्छी पहल है। ये बताइए दीपशिखा जी कि जो महिलाएं या लड़कियां अपने लिए आवाज़ उठाती हैं तो उनको समाज में कई तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ती है, कई तरह की परेशानियां आती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? समाज में महिलाओं का उद्देश्य सिर्फ इतना है, तुम हो क्या? मेरी एक ज़रूरत है, तुम उसकी पूर्ति हो, और मेरी ज़रूरत है भोजन, कपड़े, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक लोगों की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए एक महिला का सिर्फ इतना ही योगदान है
कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इतनी प्रथाएं कि अगर आप आवाज़ उठाओ कि भाई मुझे कुछ करना है, क्यों भाई करना है? तुझे खाना नहीं मिलता, तुझे कपड़े नहीं मिलते, क्यों? अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो समाज में 10 आदमी के विचार को देखो, वो लड़की ये कर रही है, 10 में से एकदम कॉन्फिडेंटली मैंने देखा है और मैंने सुना है कि पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति, वेल एडुकेटेड व्यक्ति बोलते हैं, गंदे शब्द से उसको नवाजते हैं बिल्कुल। कि क्या तुम्हें पता नहीं है, जबकि उन्हें खुद कुछ पता नहीं होता है। और लड़कियों को तुम्हें पता नहीं है वो करती क्या है एक्चुअली, वो जाती कहाँ है, मिलती। और इन सारे छोटे छोटे बातों को मैं यहाँ इसलिए रख रही हूँ कि लड़कियाँ इन सारे छोटे शब्दों से खुद को मतलब दबाए ना, इससे उभर के आगे निकले और अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे रखे कि ठीक है, तुम्हारी सोच एक जगह पे निश्चित है, मैं एक जगह पे निश्चित नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ उस सोच को आगे करके। और उसको बहुत सारी प्रार्थनाएं कि घर से निकाल दिया जाता है, माँ बाप कहते हैं कि अगर लड़कियां हमारे काबू में नहीं है, समाज कहता है माँ बाप ने सिखाया क्या, शिक्षा क्या दिया, या समाज ऐसे भी कहती है अरे वो तो है, वो तो ऐसी है, सरफिरी है, बहुत टाइप की चीज़ें लड़कियों को सुनने को मिलती है। तो मैं इस मैटर पे एक छोटा सा पॉइंट देना चाहूँगी कि लड़कियों को ना ये सोचना चाहिए कि लोगों की सोच जो है सीमित है और मैं सीमित नहीं हूँ, और मुझे इस सीमित सोच से आगे बढ़ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, खुद को रखना है, क्योंकि लोगों की सोच तो वैसी ही है। तो इसलिए यहाँ पे लड़कियों को रुकना नहीं चाहिए। प्रताड़नाएं तो बहुत आएंगी, एटलीस्ट जिंदगी है, जिंदगी कब खत्म हो जाए हमें नहीं पता, जिंदगी भी तो एक रिस्क ही है ना, और इस रिस्क से हम जीते हैं ना हर रोजमर्रा की जिंदगी, आगे की प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स वगैरह बहुत कुछ करते हैं अपनी जिंदगी में, बीमा पॉलिसी क्या नहीं करते हैं जिंदगी के लिए। तो मुझे लगता है कि एक रिस्क लेके हम जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल। तो क्या मैं रिस्क लेके कुछ अच्छा नहीं कर सकती, खुद के लिए ही सही, एक किसी के लिए ही सही? इसलिए कहा भी गया है कि जहाँ तक जैसे आपने बताया कि लोग, इंसान की सोच सीमित होती है, कहा गया है कि जगह बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, सोच वही की वही होती है जी। आप जिस कोने में भी चले जाएं, लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो सोच है, ये लड़की है, बस लड़की है, बस। तो बहुत काफ़ी अच्छी सोच है। ये बताइए दीपशिखा जी, अभी जो हाथरस ये कांड हुआ, निर्भया कांड हुआ, तो इसमें अभी जो युवा जो होते हैं उनकी जो, ये यूँ कहिए कि आकर्षण, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, इश्क मोहब्बत जो भी कहिए आप, सम्मोहन होता है इसके प्रति, तो ये इसके बारे में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले मैं हाथरस कांड के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी जी, कि लोग कुछ भी होता है तो लोग सरकार पे उंगली उठाते हैं। मुझे नहीं पता कि सिस्टम कितना करप्ट है, पर मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता है अगर मेरे साथ गलत हो तो आवाज़ कहाँ उठानी है और कैसे उठानी है। हम अगर सशक्त होंगे तभी सिस्टम हमारे लिए सशक्त हो जाएगी, मुझे पता है। तो इस पे एक ही चीज़ है कि खुद को सशक्त करो। कांड है जो भी हैं गलत हैं, वो नहीं होना चाहिए, सिस्टम को इसमें साथ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बात कुछ, सवाल कुछ और है कि प्यार, सम्मोहन, आकर्षण क्या है एक्चुअली, और इसका क्या नुकसान हम युवाओं पे पड़ता है। और मैं भी इस स्टेज में हूँ और गुजर भी चुकी हूँ। तो मैं यहाँ एक व्यू पॉइंट दर्शाना चाहूँगी अपने अनुसार जी, कि मैंने लाइफ में यहाँ तक मेरा ये विचार है, मैं अभी अपना विचार भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़े व्यक्तित्व से रख रही हूँ कि ये सब होना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ये सब नुकसानदेह है। बिल्कुल। और ये नुकसानदेह आखिर क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल कि हम लड़कियां इसमें क्यों पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों पे एक शोध किया, मैं अभी बता रही हूँ, काफ़ी लोगों को यहाँ से जानकर इस प्लेटफॉर्म पे बुरा भी लग सकता है मेरे दोस्तों को, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मैंने काफ़ी सारे लड़कों से शोध किया, उनके लिए लड़कियाँ मात्र एक मतलब है कि ठीक है तो है, बस बात ख़त्म, मतलब ख़त्म, सिर्फ एक मतलब है। तो मैं चाहती हूँ लड़कियाँ तुम मतलब ना बनो, मैं खुद को भी कह रही हूँ कि तुम मतलब ना बनो। और मैं इसलिए ये आप सबको एक संदेश देना चाहती हूँ कि मैं इसलिए इतना खुल के इस पे बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ का शिकार हो चुकी हूँ। मैंने मेरे पेरेंट्स, मैंने मेरे समाज, सबसे मैंने लड़ा कि ये सब सही है एक पॉइंट पे जाके, क्योंकि मुझे गलत नहीं होना, मैंने किसी के विचार को अपनाया तो ये सही है। पर ये कहीं से भी सही नहीं होता क्योंकि आपके विचार को वहाँ पे भी पैरों तले कुचला जाता है। तो ये सिर्फ एक वक्त का जो है गलत इस्तेमाल, आपके विचारों के साथ गलत इस्तेमाल,
आपके मनोवृत्ति मनोभाव के साथ गलत इस्तेमाल, आपका रास्ता कुछ और है, पर आपके लिए ये सिर्फ राह भटकाव है। आप करें, आपकी इच्छा है, ये आज़ाद भारत है, यहाँ की संविधान कहती है कि आप करो, अपने मन की करो, पर आपको सोचना चाहिए कि जो भी हम करें हम किसी के अंडर कंट्रोल ना हो जाए। अगर कोई अपना विचार हम पे रख रहा है तो हम भी बराबर में अपना विचार रख सकते हैं एज ए गर्ल, मुझे ऐसा लगता है। तो ये नुकसानदायक यहाँ पे है कि एकदम से हम किसी के करप्ट में नहीं चले जाएंगे। और इस सबसे बड़ी मैं यहाँ एक मैसेज भी देना चाहूँगी इस सवाल के साथ हमारे पेरेंट्स को, बिल्कुल एज ए गर्ल, कि हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता, उनको समझना चाहिए कि हमारे बच्चों ने आखिर ऐसा अगर किया, किसी के आकर्षण में वो गए, चाहे कोई लड़का हो या लड़की, मैं सबके लिए ये देना चाहती हूँ, अगर वो किसी के आकर्षण में गए, मुझसे ज़्यादा वक्त किसी और को दे रहे हैं, मुझसे ज़्यादा वो किसी और को सुन रहे, तो आखिर क्यों? ये सबसे पहले उन्हें सोचना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि हम बड़े हैं, हम सही हैं। बिल्कुल आप सही हैं, पर कभी कभी बच्चों को हमें उनके साथ गलती करके भी समझाना पड़ता है, जो मैंने सीखा है। तो प्लीज़ हमारे माता पिता से अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को समझें, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें और किसी भी गलती के लिए उन्हें नीचा ना दिखाएं। उन्हें बताएं कि ये गलती आखिरी थी, तुम आगे बढ़ो और फिर से करो और ये गलती दोबारा ना दोहराओ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। दीपशिखा जी, जैसा कि अभी बातों में आपने बताया कि आपने बहुत सारे लड़कों पे शोध किया है कि लड़के सिर्फ लड़कियों को मतलब का सामान मानते हैं जी। तो ये बताइए कि अगर लड़के गलत कदम उठाते हैं तो लड़कियां भी उसमें कहीं ना कहीं 50% की सहभागिता करती हैं। 50% लड़के की गलती है तो 50% लड़कियों की भी गलती है। जी, मैं यहाँ पे तो यही कहना चाहूँगी कि दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। मैं लड़कों को दोषी कहीं से भी नहीं ठहरा रही। आजकल की लड़कियों को जहाँ तक मैंने देखा है जी, मैं ये नहीं जानती वो मीन माइंडेड होती हैं इस बात को लेके कि नहीं, मैं मतलब किसी से मैंने बात कर लिया, किसी को मैंने जान लिया, किसी के साथ मैं, तो लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे जानते हैं और यही चीज़ उनके लिए हानिकारक साबित होती है। ऐसा नहीं है कि लड़के गलत होते हैं और लड़का किसी भी लड़की के प्रति गलत विचार रखते हैं। 1-2 हज़ार में कोई जानवर निकल जाए तो उसका हम नहीं कह सकते। जैसे कई सारे कांड उभर के आते हैं, हाथरस कांड, निर्भया कांड, तो वो एक अलग चीज़ है। पर यहाँ पे एक ऐसी चीज़ें हैं कि लड़का कभी भी अपनी पहल नहीं रखता और किसी लड़कियों के बारे में अपना विचार कभी नहीं एक बनाता और ना ही रखता है। वो विचार बनाने का मौका आजकल की लड़कियां ही उसे देती हैं। अभी जो आपने बातें की है कि आजकल की लड़कियां ही ऐसा, जो भी आपने कहा है, तो एक बात उभर के आती है कि क्योंकि जो भी कांड हो रहा है उसमें अक्सर पेपर में, न्यूज़ में निकलते हैं कि लड़कियों के छोटे कपड़े या और लड़कों के नज़रिया, छोटे कपड़े वर्सेस नज़रिया, तो इसको आप कहाँ तक मानती है, सही कहाँ तक मानती हैं? देखिए, इसको सही मानना, इसका 2 पहलू है। पहला पहलू ये है कि लड़कियां सबसे पहले इसे देखें कि छोटे कपड़े वो उनकी चॉइस है, उसको कोई मना नहीं करता, आपकी चॉइस है, आप उसको कैरी करें। लेकिन एक जगह होता है, अगर आप अमेरिका में जाके आप बीच पे जाके बिकनी पहन रही हैं तो डजेंट मैटर, पर आप अभी हमारे बेगूसराय के मार्केट में शॉर्ट्स पहन के भी घूम रहे तो मैटर करता है। लोग नज़रिया उनका चेंज करेंगे। तो जैसा देश वैसा भेष रखना चाहिए। हमारे समाज में इस चीज़ को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया है कि लड़कियां छोटे कपड़ों में एकदम सरेआम घूमे और एकदम व्यक्त होके। ठीक है, आप बाहर रहती हैं, आप आज बाहर से आई हैं, आप देश से बाहर रहती हैं, अच्छे शहर में, दिल्ली, मुंबई, बहुत जगह रहती हैं, आप वहाँ कैरी करो। पर आप फिर जहाँ आ रही हो, अपने देश में, अपने गांव में, बिहार और बेगूसराय ऐसा समाज नहीं है कि आपके छोटे कपड़ों को अडॉप्ट करे एज ए मार्केट व्यू, तो वो चीज़ रॉन्ग है। यहाँ एक ये चीज़। और रही बात लड़कों की, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे कोई फ़र्क पड़ता होगा छोटे कपड़ों से। एक मेंटलिटी की बात है कि हमारा देश इसको अभी तक, या बिहार, बेगूसराय तो बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर पाया छोटे कपड़ों को, लेकिन लड़कों की मेंटलिटी पे कहा जाए तो उससे वो बिल्कुल नहीं बहकते। और लड़के ऐसे नहीं है कि किसी को देख के या किसी की शारीरिक बहकाव को लेके अपने आप को बहका ले जी। कुछ लड़के, मैंने अभी भी कहा, अभी आपके पिछले सवाल में ये व्यक्त किया कि कुछ लड़के 1000 में से 1-2 ऐसे होते हैं जो जानवर प्रवृत्ति के होते हैं। अब कोई पागल होता है, कोई
जी। बहुत सारे उनके पागल के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बिल्कुल। तो उनके दिमाग में वही कचरे दिमागी भरी रहती है, जो कि उनको लगता है कि बस यही है और मैं कर सकता हूँ वाला चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि उनके लिए गलत साबित हो जाता है। ये चीज़ क्या है? तो जी। 1000 में से 2 लड़के जो जानवर प्रवृत्ति के होते हैं वही ये चीज़ करते हैं, अदरवाइज लड़कों को छोटे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपना एक मानसिक विचार बना लेते हैं, क्या है ये जगह उचित नहीं है कह के वो निकल लेते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तिरसिका जी, ये बताइए कि आज ये तो शहर की बातें थी, लड़कियों की लड़की की बातें थी। गांव में अमूमन देखा गया है कि बहुत कम एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती है और बहुत प्रतिभावान क्यों ना हो, बहुत प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। एक कहीं ना कहीं माता पिता में डर रहता है कि बेटी है, घर से बाहर जाएगी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो छोटे उम्र में शादी कर दी जाती है, इसका तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। मैं भी लड़की हूँ और इस चीज़ के लिए लड़कियों को सबसे पहले फाइट करना चाहिए कि भाई मुझे जो करना है। लड़कियाँ जो स्वेच्छापूर्वक इसको एक्सेप्ट करती है कि अगर हमारे माता पिता कहते हैं कि ये लड़का है, अच्छा है, तुम कर लो शादी, तो लड़कियां अपने मन में एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो लड़ना नहीं चाहती। मैं बता रही हूँ कि एक लड़का है, अच्छा कमाता है, खाना देगा, कपड़ा देगा, मैं अच्छे से जीऊंगी, दैट्स इट। क्योंकि मैं फाइट नहीं कर सकती, मैं लड़ नहीं सकती, क्यों? कौन इतना टेंशन लेता है सर पे? इसलिए लड़कियों की जो प्रतिभाशाली एक व्यक्तित्व है वो दब के रह जाती है। इसमें ना ही माता पिता का कोई दोष है, ना ही समाज का कोई दोष है। क्योंकि मुझे भी कहा गया, पिछले 1 साल से मुझे भी कहा जा रहा है एकदम स्ट्रिक्टली तुम शादी कर लो, पर मैंने एक विचार व्यक्त किया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, ये लड़कियों के लिए मात्र एक संदेश है और कुछ नहीं। तो मेरे पिताजी ने मुझे सराहा और मुझे समझा। हो सकता है उन्हें आपत्ति भी हुई हो, पर उन्होंने मुझे समझा और ऐसा कुछ जोर जबरदस्ती मेरे साथ नहीं हुआ। समाज बदल चुका है, भावनाएं बदल चुकी हैं, शिक्षाएं बदल चुकी हैं, तो माता पिता की भी जो सोच है वो एक तरीके से बदलती जा रही है और वो जबरदस्ती नहीं करते अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल। अभी शिक्षा की बात जहाँ तक हुई, तो मुझे ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है? महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले आप शिक्षित ही नहीं होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पे हमें आवाज़ उठाना है और किस तरीके से आवाज़ उठाना है। हो सकता है मैंने आवाज़ उठाया, कल को 4 पुरुष आके, या फिर पुरुष व्यापी समाज है, ये पुरुष प्रधान समाज है, वो मुझे दबा भी सकता है, पर हमें शिक्षा का कोई ज्ञान ही नहीं कि हमें इनके प्रति उत्तर से किस प्रकार उत्तर देना है। क्योंकि वो तो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, तभी तो मुझे रोक रहे हैं, तो मुझे उनके प्रति उत्तर का प्रति उत्तर देना है। तो उसके लिए पढ़ना इतना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगी लड़कियों को कि सारी लड़कियाँ बिहार में लगभग, मुझे नहीं लगता कि 80% भी लड़कियाँ संविधान पढ़ती होंगी। और जो लड़की अगर एक बार संविधान पढ़ लिया मात्र, मैं तो यही कहूँगी कि वो कभी पीछे नहीं हट सकती। तो सशक्तिकरण के लिए शिक्षा इतनी ज़रूरी है कि एक बार बस वो संविधान पढ़ ले। क्योंकि 1934 में, 1947, 1915 में जाके संविधान पूरी तरह से ये लागू हुआ है। बिल्कुल। उस वक्त के हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ने बनाया है, हम महिलाओं के लिए एक अलग से और बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग संविधान है, जो हम महिलाओं को पढ़ना, हम लड़कियों को पढ़ना चाहिए। एक्चुअली जो लड़कियां पढ़ती नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि संविधान है क्या। और अगर उनको समझ आ जाए कि संविधान है क्या, तो वो कभी पीछे नहीं हट सकती। और शिक्षा का यही एक मेन उद्देश्य है कि आप पढ़ो तो सही, आपने पढ़ा ही नहीं है। और इस पे शिक्षा की बात है तो मैं एक और पॉइंट कहना चाहूँगी कि जहाँ तक बिहार की बात है, शिक्षा में कुछ है ही नहीं, रखा ही नहीं। लोग डिग्री पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम डिग्री पाने के लिए पढ़ाई करेंगे तो हमें कुछ उससे सीख नहीं मिले। आप पढ़ने के लिए तो कम से कम पढ़ो, आपको नौकरी नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, पर आप अपने लिए तो लड़ सकते हैं। अगर आपको दबाया जा रहा है या फिर आप 10 आदमी में बैठे हो, 10 में से 9 बातें कर रहे हैं, आप चुप क्यों हो? आपको भी बोलने का हमारे संविधान ने पूरा का पूरा अधिकार दिया। आप भी अपनी राय रखो, अपना ओपिनियन रखो, आप रख सकते हो। तो यहाँ पे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। हर कहीं ना कहीं महिलाएं, हम जॉब नहीं कर रहे हैं,
10 साल बाद एक नया जनरेशन आएगा मेरे लाइफ में, तो मैं उसको भी तो शिक्षा दे सकती हूँ। जब मैंने ही नहीं पढ़ा तो मैं उसको क्या पढ़ाऊँगी। बिल्कुल। जी। कहा भी जाता है कि एक महिला अगर शिक्षित हो तो पूरे परिवार को, समाज को, राज्य को, देश जी। को संवार सकती है। दीपशिखा जी, महिला सशक्तिकरण में समाज का क्या नज़रिया होना चाहिए, समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए मैडम, महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर घर में महिलाएं होती हैं बिल्कुल। और सबकी जीवन शैली में पूरी की पूरी भागीदार महिलाएं होती हैं। तो हमें लगता है, ये अपील है मेरा समाज से कि उनका योगदान ये होना चाहिए कि महिला जो है वो हमारे बराबर हैं। हमारी बहन, बेटी, बहू जो भी है, अगर वो किसी कारण से दब भी रही है, किसी कारण से संकुचा रही है या डर रही है, तो हम उनके सर पे हाथ रख के सहला के उनको आगे बढ़ाएं, हाथ पकड़ के, ना कि हम उनको पीछे खींचने का अपना योगदान दें। क्योंकि महिला सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए भोजन में हर चीज़ सम्मिलित होना, पानी का हमारे शरीर में जितना जरूरी है, उतना महिला का सशक्तिकरण होना हमारे समाज में जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही कहा आपने। दीपशिखा जी, आप हमारे केवी स्टूडियो आए, तो ये बताइए कि डॉक्टर रोशन सर द्वारा संचालित केवी स्टूडियो, जिसमें अनेक प्रतिभाशाली युवाओं को, युवतियों को, लड़कियों को ये मंच मिल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बहुत थैंक्सफुल हूँ डॉक्टर रोशन जी का कि बेगूसराय में उन्होंने, मात्र वो पहले इंसान हैं जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है हम युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, या जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और वो जो कर रहे हैं आगे, मैं सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बहुत सारा, एक लड़की होने के नाते, क्योंकि मुझे भी मिला है। और रही बात उनकी सोच, जो पहल है वो एक नई दिशा की ओर है, और ये नई दिशा की, नई सोच की पहल मुझे बहुत ही सुंदर लगी, और ये आगे जाके बहुत ही काम करने वाला है। क्योंकि अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो हो सकता है, मैं उसी अपनी प्रभावित लेखिका की तरह, कि कोई एक व्यक्ति भी अगर समझ जाए तो काफ़ी उद्देशित बात है ये। और अगर डॉक्टर रोशन ये चीज़ कर रहे हैं, तो अगर उनके द्वारा अगर 10% लोग भी समझ रहे हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत गौरवान्वित बात, बहुत गौरवशील होगा कि हाँ, मैंने किया और लोग समझ रहे हैं। 10 से फिर 20, 20 से 100, तो उन्हें रुकना नहीं चाहिए और इसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हम युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। दीपशिखा जी, आप हमारे केवी स्टूडियो आए और आपने अपनी नई सोच, महिला सशक्तिकरण पे आपने बातें रखी और अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। शुक्रिया मैम। बेगूसराय केवी स्टूडियो डॉक्टर रोशन कुमार के द्वारा प्रभावित किया गया ये चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करें। ये आपके लिए एक नई सोच की नई दिशा है, इसे सराहें, इनकी सोच को एक आगे राह दें। शुक्रिया। मेरा इंटरव्यू देखने के लिए स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़।